वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आपने मेरे प्रीवियस चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 अच्छे से देखे होंगे, आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 बैंक रिकंसिलिएशन इंट्रोडक्शन लेक्चर नंबर 1। अब ये है क्या, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हमको क्या देखना है, तो मीनिंग, उसका डेफिनेशन कि एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ नीड एंड इम्पोर्टेंस, तो उसको क्यों हमें ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है, रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक, specimen of bank reconciliation statement and preparation of bank reconciliation statement. So don't worry, मुझे पता है ये आपको नहीं समझा है। So let's start. सबसे पहले हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ बैंक डॉक्यूमेंट बैंक में अगर हम जाते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले आपकी होती है ये पे इन स्लिप। अब बहुत बार आप मम्मी पापा के साथ गए होंगे बैंक में, अगर नहीं गए हैं तो एक बार जरूर विजिट कीजिए और थोड़ा ऑब्जर्वेशन कीजिए वहां पे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहां पे ट्रे में रखे होते हैं। तो ये होती है पे इन स्लिप, जिसमें हमें अगर हम चेक डिपॉजिट कर रहे हैं या कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो सब डिटेल्स हम फिल करते हैं। सो देखो, आप कभी भी मम्मी पापा के साथ अगर गए होगे तो मम्मी पापा पहले यही स्लिप ढूंढते हैं, उसमें सब लिखते हैं किसे पे करना है, कितनी अमाउंट है, अकाउंट नंबर क्या है, डेट क्या है, अगर कैश है तो रुपीस कितने हैं, पैसे कितने हैं, चेक है तो चेक अकाउंट चेक नंबर क्या है, एवरीथिंग इज टू बी फिल्ड इन दिस पे इन स्लिप. So this slip is filled when the account holder deposit check or cash into the bank. ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है, उसे हम कहते हैं पे इन स्लिप। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमारा होगा विड्रॉल स्लिप। जैसे पे इन स्लिप हम कुछ डिपॉजिट करने के वक्त भरते हैं, वैसे अगर हमें कैश रिमूव करनी है या विड्रॉ करनी है बैंक से तो हम विड्रॉल स्लिप भरते हैं। ओके, लेकिन आजकल एटीएम है तो हम एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं। सो बहुत बड़ी अमाउंट होगी तो ही बैंक अलाउड करती है ये सब करने, अदरवाइज बैंक हमें कहती है कि एटीएम बाहर है, एटीएम से आप विड्रॉ कर लो। ओके, सो कैश विड्रॉल स्लिप सेम यहाँ पे सेम ऐसे है, किसको विड्रॉ करना है, कितने रुपीस करने हैं, अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, उसका सेविंग अकाउंट कौन सा है, एवरीथिंग, एंड सिग्नेचर, आपको सिग्नेचर तो मस्ट है, तो ये हमें सब फिल करना होता है, इसे कहते हैं विड्रॉल स्लिप। नेक्स्ट होता है बैंक पासबुक। बैंक पासबुक मतलब क्या, इट इज अ स्मॉल बुक टू द गिवन टू द अकाउंट होल्डर टू इन्फॉर्म हिम अबाउट द ट्रांजैक्शन एंड बैलेंस। देखो, बैंक भी अपने पास रिकॉर्ड रखती है कि कब इन्होंने डिपॉजिट किया, किसे पे किया, कब विड्रॉ किया, एवरीथिंग, तो उसका रिकॉर्ड हमारे पास भी होना चाहिए। तो बैंक एक हमको स्मॉल बुक देती है जिसमें सब अकाउंट्स के डिटेल्स होते हैं, उसे कहते हैं पासबुक। ये तो 100% हर एक के मम्मी पापा के पास होगा। तो एक बार चेक करो कैसे होता है। देखो, डेट दिया होता है, पर्टिकुलर चेक नंबर, अमाउंट विड्रॉ की होगी तो डेबिट में, अगर डिपॉजिट की होगी तो क्रेडिट में, ये आप थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, क्योंकि बैंक ऑपोजिट करती है। अगर आपने मेरा कैश बुक का देखा होगा, टू कॉलम कैश बुक जिसमें हमने बैंक बैलेंस भी मेंटेन किया है, तो अगर आप वो चैप्टर प्लीज एक बार करो, अगर वो चैप्टर आपने अच्छे से किया है तो हम यहाँ पे डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। तो अगर किसी ने डिपॉजिट किया है, देखो कैश इंक्रीज हुई है, बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ है, तो हम लोग डेबिट लिखते हैं, और बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ है तो हम क्रेडिट लिखते हैं। तो हम डेबिट लिखते हैं जब कोई डिपॉजिट करता है, लेकिन एवरी ट्रांजैक्शन हैज डेबिट क्रेडिट, बैंक क्रेडिट में लिखती है जब कोई डिपॉजिट करता है। ओके, अगर हमने विड्रॉ किया या किसी को पे किया बैंक से तो हम क्रेडिट में लिखते हैं, बिकॉज बैलेंस हमारा बैंक का कम होता है, लेकिन तभी बैंक डेबिट में लिखती है विड्रॉल। ठीक है, तो ऑपोजिट, यही आपको चीज याद रखनी है पूरे चैप्टर में। अगर बैंक ने डेबिट किया है तो हमें हमारे कैश बुक में क्रेडिट करना होता है, अगर बैंक ने क्रेडिट किया है उनके बुक में तो हमें डेबिट करना होता है। ये प्लीज चीज आप याद रखो, तो ही आपको बैंक रिकंसिलिएशन समझ में आएगा। ओके, सो इस तरीके से वो पासबुक रेडी रखते हैं। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट, बैंक स्टेटमेंट। ये भी पासबुक जैसे होता है, लेकिन पासबुक ये सेविंग अकाउंट वालों को मिलता है। सेविंग अकाउंट ये ऑलरेडी मैंने सिखाया है आपको कि जो सैलराइड पर्सन होते हैं वो अपना जो भी सेविंग होता है उसमें रखते हैं, सो वो सेविंग अकाउंट कहलाता है। इसका पूरा डिटेल्स मैंने
लास्ट चैप्टर के फर्स्ट स्लाइड में सिखाया है। अगर आप चैप्टर नंबर 5 में जाओगे और उसमें लेक्चर नंबर 1 देखोगे इंट्रोडक्शन, तो उसमें मैंने अच्छे से सिखाया है कि सेविंग अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, आरडी एंड एफडी अकाउंट क्या होता है। तो प्लीज एक बार वो देखो, ठीक है। सो ये बैंक स्टेटमेंट दिया जाता है बिजनेसमैन को, सेम वही होता है, सिर्फ बुक की जगह पे ये प्रिंट आउट्स होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें सेम लिखा होता है, सिर्फ देखो यहाँ पे करंट अकाउंट। ओके तो ये याद रखना है, पासबुक इज गिवन फॉर अ सेविंग अकाउंट एंड बैंक स्टेटमेंट इज गिवन फॉर अ करंट अकाउंट बिजनेसमैन। तो ये आजकल तो ये हमें मेल पे भी आता है स्टेटमेंट्स, ऑनलाइन भी हम देख सकते हैं स्टेटमेंट्स, ठीक है। सो बैंक स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन which have taken place over a given period of time on a bank account held by account holder। सो बैंक देखो यहाँ पे भी दिया है मैंने, बिजनेसमैन ही एंजॉय कर सकता है बैंक ओडी, ओके, करंट अकाउंट। देन सो दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। चलो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। अब हमें देखना है कि एग्जैक्टली ये चैप्टर में हमें सीखना क्या है। सो देखो यहाँ पे मैंने आपको जब भी बताया है कि कैश बुक, इसको ही हम 2 कॉलम कैश बुक बोलते हैं ना, इज मेंटेन बाय द बिजनेसमैन। ओके सपोज ये मिस्टर राज है, ठीक है, तो ये मेंटेन करेगी जिसे हम कहते हैं कैश बुक। तो ये कैश बुक होगा बिजनेसमैन के पास, ठीक है। ये है पासबुक, ये मेंटेन करता है बैंक, बैंक के पास होती है इसकी ऑथोरिटी मेंटेन करना। तो मैंने अभी जस्ट आपको सिखाया है कि जो एंट्री हम डेबिट में करते हैं वही बैंक एंट्री क्रेडिट में करती है। जो एंट्री हम क्रेडिट में करते हैं, हम मतलब बिजनेसमैन मिस्टर राज, वही बैंक डेबिट में करती है। तो ये आपको अच्छे से चीज याद रखनी है। तो ये दो चीजों पे ही हमको फोकस करना है। कैश बुक इज मेंटेन बाय द बिजनेसमैन and passbook या bank account statement is maintained by the bank। Okay, so now see here, a businessman maintain a cash book with a bank column। भला यहाँ पे हम उसको कैश बुक बोलते हैं, लेकिन बैंक कॉलम, अगर आपने 2 कॉलम देखा होगा मेरा, देखो 2 कॉलम, ये मैंने वीडियो बनाया है अच्छे से, लास्ट चैप्टर आप अच्छे से करो, 2 कॉलम कैश बुक, सिंपल कैश बुक, तो आपको समझ में आएगा। सो बैंक कॉलम हमें देखना है। बैंक कॉलम, अगर बैंक इंक्रीज हुआ बैंक बैलेंस तो वी आर सपोज टू राइट डेबिट साइड, अगर डिक्रीज हुआ तो वी आर सपोज टू राइट क्रेडिट साइड। ओके वही ऑपोजिट होगा, बैंक डेबिट अगर हमने किया है तो बैंक क्रेडिट में करेगी, और अगर हमने क्रेडिट में किया है तो बैंक वही एंट्री डेबिट में करेगी, रिलेटेड विद द बैंक कॉलम। ओके एंड बैंक रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन पासबुक, वही एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको दिया है, सी हियर एक बार रीड करो। व्हेन बिजनेस इशू चेक हम क्रेडिट में लिखेंगे, लेकिन तभी बैंक डेबिट में लिखेगी। ओके सो 2 मिनट वीडियो पॉज करो, एक बार पढ़ो, 2 कॉलम कैश बुक का चैप्टर एक बार देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके विल टर्न द पेज। अब हम देखेंगे कि ये हमने क्यों सीखा, ये डॉक्यूमेंट्स क्यों हमने देखे, बैंक स्टेटमेंट पासबुक क्यों देखा। तो बैंक रिकंसिलेशन हमें स्टेटमेंट बनाना होता है। अब ये है क्या, तो ध्यान से पढ़ो। स्टेटमेंट विच रिकंसाइल द बैंक बैलेंस एज पर अ कैश बुक and the balance as per the passbook showing all causes difference between two। ठीक है, मतलब हमें एक स्टेटमेंट बनाना होता है जिसमें हम सब कुछ रीजन लिखेंगे कि हमारा बैंक बैलेंस अलग क्यों दिख रहा है और बैंक का पासबुक का बैलेंस अलग क्यों दिख रहा है। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ एंट्री हम नहीं करते हैं, कुछ एंट्री बैंक नहीं करती है, और इसके वजह से हमारे दोनों बैंक बैलेंस टैली नहीं होते हैं। एक्चुअल में दोनों बैंक बैलेंस टैली होने चाहिए। अगर मेरे कैश बुक में बैंक में मेरा बैलेंस 2 लाख है, ओके तो मेरे अगर पास सॉरी कैश बुक में मेरा बैलेंस 2 लाख है बैंक का, तो बैंक के भी पासबुक में 2 लाख ही दिखना चाहिए। ओके तब जाके हमें समझ में आएगा कि ये दोनों तरफ करेक्ट एंट्री हो चुकी है। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ एंट्री मिस हो गई, तो मेरे कैश बुक में तो 2 लाख दिख रहा है, लेकिन बैंक के इसमें सिर्फ 1 लाख 80 दिख रहा है।
तो ये तो गलत बात है। मेरे इसमें तो 2 लाख दिख रहा है, बड़ी अमाउंट दिख रही है कि हाँ मेरे हिसाब से मेरे बैंक में 2 लाख होना चाहिए। लेकिन जब मैंने बैंक से एंट्री करवा के लाई मेरे पासबुक में, तो बैंक तो सिर्फ 1 लाख 80 बता रही है। तो ये जो डिफरेंस है 20,000, ये कहाँ से आया है, क्यों आया है, किसके वजह से आया है, ये सब हमें ढूंढना होता है। उसके लिए हमें एक स्टेटमेंट बनाना होता है जिसमें हमें अलग अलग डिफरेंस कॉजेस लिखने होते कि क्यों भैया 20,000 का डिफरेंस आया है। वो स्टेटमेंट को हम कहते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ओके, आई होप समझ में आया है। एंड नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, आगे जैसे जैसे हम जाएंगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अभी मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि हमें क्यों जरूरत है, कि भैया हमको चेक करना है कि बैंक का जो बैलेंस है और मेरा खुद का जो मैं मेंटेन कर रही हूँ बैलेंस करेक्ट है या नहीं। सिंपल एग्जांपल देखो, आपको आपके रिपोर्ट कार्ड में आपको 80 मार्क्स मिले हैं 100 में से। ओके, आपके रिपोर्ट कार्ड में, लेकिन मिस ने गलती से अपना जो रिकॉर्ड, मिस टीचर लोगों का रिकॉर्ड होता है जो मेंटेन करती है, उसमें गलती से मिस ने आपको 78 मार्क्स लिख दिए। तो ऑफ कोर्स डिफरेंस तो आएगा ना आपके रिपोर्ट कार्ड में और मिस का जो रिपोर्ट कार्ड है, मिस के पास जो कॉपी है, तो डिफरेंस तो आएगा ना 2 मार्क्स का। तो आप तो मिस के पास जाओगे ना, मिस मुझे तो 80 मिले, आपने 78 लिखे, तो आप जाओगे मिस के पास पूछने के लिए कि 2 मार्क्स क्यों कम किए हैं। ओके, सो सेम यहाँ पर हमें करना है। यहाँ पे अगर बैलेंस डिफरेंस आता है तो कंपनी का जो भी अकाउंटेंट होता है वो बैंक में जाकर स्टेटमेंट निकालता है और बैठता है और देखता है कि क्यों डिफरेंस आया है। ओके, सो विल मूव नीड एंड इम्पोर्टेंस। It explain and clarify the causes of disagreement between bank balance and passbook. तो सबसे पहले तो दोनों हाथ में हमें लेके बैठना होता है पासबुक एंड कैश बुक और ढूंढना होता है कि भैया एग्जैक्टली डिफरेंस क्यों आया है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू डिटेक्टिंग एरर्स, ओमिशंस। और जब हम ये दोनों हाथ में रखेंगे, एक हाथ में पासबुक एक हाथ में कैश बुक, तब हमें समझ में आएगा कि अरे हाँ मैंने गलती से एंट्री नहीं की या बैंक ने यहाँ पे एंट्री नहीं की। तब हमें ये समझ में आएगा कि एग्जैक्टली एरर्स क्या है। ओके, नेक्स्ट, इट रिड्यूस द चांस ऑफ फ्रॉड। ऑफ कोर्स जब दोनों टैली होते हैं, दोनों पासबुक एंड कैश बुक दोनों की अमाउंट सेम आती है, तो कोई फ्रॉड नहीं करता है, एरर नहीं करता है। इट हेल्प्स टू चेक वेदर बैंक मेक्स प्रॉपर एंट्रीज ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन। हमें बैंक पे भी नजर रखने आती कि ये भैया बैंक प्रॉपर कर रही है ना। हमें हमारे अकाउंटेंट पे भी नजर रखने आती कि अकाउंटेंट जो एंट्री कर रहा है वो करेक्ट है ना। इट्स हेल्प टू हैव अ मोरल चेक ऑन स्टाफ। तो एक तो हमें क्या होता है, एक स्टाफ पे भी बर्डन होता है कि नहीं ये टैली होना चाहिए, वरना बॉस तो मुझे पूछेगा आंसर क्यों टैली नहीं हो रहा है। It's an important mechanism of internal check and give information of cash inflow and outflow. तो हम इजी से बहुत इजीली चेक कर सकते हैं कि भैया किधर कुछ घोटाला गड़बड़ तो नहीं है। ओके, नाउ विल सी रीजन। अब ये घोटाला क्यों होता है, ये गड़बड़ क्यों होती है, तो इसके अलग अलग डिफरेंट अलग अलग रीजंस है। तो हम लोग देखते हैं क्यों क्यों गड़बड़ होती है। सबसे पहला तो टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस मतलब क्या, कि सिंपल चेक इशूड तो किया है, देखो अब ध्यान से देखो, यहाँ से हमारा मेन पार्ट स्टार्ट होता है। चेक इशूड किया है तो आपने इमीडिएटली आपके कैश बुक में एंट्री की। ओके, कैश बुक में आपने इमीडिएटली क्रेडिट साइड एंट्री की। क्यों क्रेडिट साइड, बिकॉज इशू किया है मतलब हमने किसी को पेमेंट किया है, तो हमारा बैंक बैलेंस तो डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ लिखा भी आपने कि आपने किसको पेमेंट किया है। ओके, सो देखो आपने चेक इशू किया 2000, ठीक है, आपने किया है 4 जनवरी। ओके, तो आपने एक्सपेक्ट किया कि जैसे मैंने एंट्री की तो बैंक ने भी अपने पासबुक में एंट्री करनी चाहिए डेबिट में। ओके, डेबिट में बैंक ने भी यहाँ पे 2000 एंट्री करनी चाहिए। लेकिन आप अगर देखोगे 4 जनवरी सैटरडे है, तो सैटरडे मोस्ट ऑफ द बैंक जल्दी बंद होती है या छुट्टी होती है। देन संडे आया, संडे तो बैंक ऑफ कोर्स बंद होती है, तो बैंक ने वो एंट्री 6 को की। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका बैंक बैलेंस टैली नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो बैंक ने एंट्री की ही नहीं है ये दिनों में। तो आपका बैंक बैलेंस टैली होगा क्या, नहीं होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, सपोज अब ये छुट्टी छोड़ दो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 31st, आपने क्या किया 31st को इशू किया,
तो आपने तो फटाक से एंट्री कर दी, यस हमने पेमेंट किया, मिस्टर नाम लेते हम लोग, चलो क्या लेते, राम, मिस्टर राम। तो आपने तो एंट्री कर दी 31st को, लेकिन 31st बैंक का मंथ एंडिंग होता है, तो बैंक ने नहीं किया। उसके बाद 1 फरवरी को सपोज कोई छुट्टी आ गई, उसके बाद 2 को संडे आ गया, उसके बाद डायरेक्टली मंडे, तो आपने तो एंट्री की, तो आपकी जनवरी मंथ में तो ये 2000 बता रहा है, लेकिन बैंक ने तो एंट्री नहीं की, क्योंकि बैंक के पास वो चेक आया ही नहीं, क्योंकि छुट्टी थी, तो बैंक ने एंट्री नहीं की। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारा कैश बैलेंस, कैश बुक एंड पासबुक टैली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज टाइम डिफरेंस। यहाँ पे 3 दिन बैंक ने एंट्री नहीं की इसकी, डायरेक्ट नेक्स्ट मंथ में फरवरी में की, बट हमने तो जनवरी में की, तो कैसे टैली होगा हमारे जनवरी का बैलेंस? गॉट इट? सेम हियर, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। हमने चेक डिपॉजिट किया बट बैंक से इशू ही नहीं, कलेक्ट ही नहीं हुआ, फिर से छुट्टी आ गई, फिर से टाइम डिफरेंस हो गया, तो अगेन हमारा डिफरेंस आएगा। सो देयर आर मेनी रीजन जिससे हमें डिफरेंस आता है। ओके, सो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल आपको मैं बता देती हूँ, जैसे कि चेक इशूड, तो इमीडिएटली मैंने यहाँ पे एंट्री की बाय राम 2000, बट प्रेजेंट ही नहीं गया क्योंकि बैंक को तो छुट्टी थी, बैंक तो 3 दिन बंद थी, तो जनवरी मंथ में किसी ने एंट्री की नहीं बैंक ने, तो जनवरी मंथ में बैंक में यहाँ पे एंट्री नहीं आई। हालांकि आनी चाहिए, यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट आनी चाहिए थी, बट नहीं आई, तो ऑफ कोर्स हमारा बैंक बैलेंस टैली नहीं होगा। तो बहुत सारे रीजन है यहाँ पे, जैसे कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। अब बहुत बार ऐसे होता है कि बैंक एंड ऑफ मंथ के एंड में इंटरेस्ट क्रेडिट करती है, ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है, तो हम हमारे बैंक में एंट्री नहीं की। सपोज उन्होंने 50, सपोज 500, चलो 500 इंटरेस्ट, ठीक है, तो ये एंट्री बैंक ने अपने इसमें तो की, यहाँ पे बाय इंटरेस्ट 500, लेकिन हमें तो पता ही नहीं कि बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, तो हमने तो एंट्री नहीं की, तो ऑफ कोर्स हमारा टैली नहीं होगा। अब एक्चुअली ये डिफरेंसेस ज्यादा नहीं आते हैं अभी के जमाने में, बिकॉज बहुत नाउ वी गेट एसएमएस, नाउ वी हैव और नेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, तो बहुत बार हमें ये अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। तो अब ज्यादा मतलब हम नहीं बैंक रिकंसिलेशन बनाने की जरूरत होती है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हमें एसएमएस आते हैं, अगर हम डिपॉजिट करते तो इमीडिएटली बैंक से आता है कि चेक क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। देखो सैलरी भी क्रेडिट होती है तो पापा को मैसेज आता है, तो अब हमें इमीडिएटली समझता है कि बैंक ने एंट्री की है, तो हम भी हमारे बुक में कर सकते हैं। ये पहले जब एसएमएस की फैसिलिटी नहीं थी, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग नहीं था, तब ये प्रॉब्लम ऑकर होते थे। ओके, नेक्स्ट, डायरेक्ट कलेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। अब देखो बहुत बार क्या करती है, कस्टमर बहुत बार डायरेक्ट बैंक में ही जाता है और सेलर के अकाउंट में डिपॉजिट करता है, तो बैंक इमीडिएटली एंट्री कर देती है बाय राजेश पेमेंट, राजेश ने पेमेंट किया 18,000 का, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है, जब तक वो कस्टमर बताएगा नहीं कि अरे हम आपके बैंक में गए थे और मैंने डायरेक्टली डिपॉजिट किया आपके पैसे, तब तक तो हम यहाँ पे 18,000 की एंट्री नहीं करेंगे। तो देखो फिर से डिफरेंस आया। तो यहाँ पे बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से हमारे बैंक में क्या होता है, बैंक बैलेंस टैली नहीं होता है। देखो आप ये वीडियो पॉज करो और अच्छे से रीड करो कि क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से हमारे नहीं होता है टैली बैलेंस। जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा है रॉन्ग अमाउंट, रिकॉर्डिंग रॉन्ग अमाउंट। जैसे कि सपोज हमने किया है, बैंक ने एंट्री की है कमीशन की 1881, तो हमने भी एंट्री की यहाँ पे, हमें भी पता है कि यस हमने कमीशन रिसीव किया है बैंक में, लेकिन हमने गड़बड़ की, यहाँ पे लिखा 1818। देखो अंकों का सब प्रॉब्लम, तो हमने गड़बड़ रॉन्ग अमाउंट की, तो कैसे टैली होगा, क्योंकि एक्चुअल कमीशन बैंक में कितना रिसीव हुआ है 1881, लेकिन गड़बड़ में अकाउंटेंट ने हमारे कैश बुक में एंट्री किया कि 1818, तो टैली होगा? नहीं होगा। सो ये भी एक रीजन होता है रॉन्ग अमाउंट, रिकॉर्डेड ऑन रॉन्ग साइड। बैंक से ये गलती नहीं होती है, लेकिन हमसे गलती हो सकती है, ठीक है, तो हमने गलती से डेबिट के जगह क्रेडिट लिख दिया, मतलब डिपॉजिट किया है हमने चेक 1200 का, लेकिन अकाउंटेंट ने गड़बड़ से, उसे घर जाना था जल्दी से, उसने क्रेडिट कर दिया, तो ऑफ कोर्स टैली कैसे होगा?
सो ये भी एक रीजन है. सो दे आर मेनी रीजन जिससे हमारा कैश बुक एंड पासबुक का डिफरेंस मिलता है. ओके, सो दिस आर द बेसिकली रीजन. और इसके लिए डबल रिकॉर्डिंग भी होता है. हम एक ही एंट्री गलती से बार बार करते हैं. एक बार किया, लेकिन मैं एक रात में जाते जाते मैंने की एंट्री, लेकिन फिर से मेरे ध्यान में नहीं आया, मैंने फिर से सेम एंट्री डबल कर दी, तो भी ये मिस्टेक हो सकती है. एंड मोस्ट प्रोबेबली हमारे तरफ से मिस्टेक होती है, बैंक तरफ से रेयरली होती है. ओके, सो दिस आर द रीजन. आई होप आपको रीजन समझ में आए होंगे. सो विल स्टॉप हियर. आप फिर एक बार वीडियो देखो, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखो, बुक भी खोल कर देखो. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताऊंगी कि कैसे फाइंड आउट करते हैं डिफरेंस, किस तरीके से करते हैं. ओके, सो फॉर अ टाइम बीइंग हैव अ नाइस डे. बाय बाय.